हेलो फ्रेंड्स। आई एम श्योर कि आवाज़ आ रही होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जो बिहार एडीजी की वैकेंसी आई है उसको ध्यान में रखते हुए जो बिहार एडीजी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको हम लोग कलेक्शन करके और उससे सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते रहेंगे। अभी आज उस सिलसिले में हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं किसके साथ, सीआरपीसी के साथ। और सीआरपीसी में देखिए, आपको मैं पहले बता दूं, ये पूरा का पूरा 2013 से लेकर के 2020 तक का पूरा कलेक्शन है। इसमें जब जब भी पेपर हुए हैं मैं आपको बता दूं कब का पेपर हुए हैं या कि कौन कौन से पेपर्स हैं। 2013 का है, 2015 का है, 2016 का है, 2019 और 2020। तो ऑलमोस्ट इसमें 5 साल के अपने 5 बार के पेपर हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो बिना कोई समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि 2020 का क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर बन रहा है 69 है, वो पेपर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 311 सीआरपीसी। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जो भी पढ़ना है महा मैराथन कर लो, आप बहुत सुपर फास्ट मोड में चल जाओ, आप बुलेट मोड में पढ़ लो, बुलेट पॉइंट्स पढ़ लो, वो सब ठीक है। लेकिन जब भी सवाल पढ़ो तो शांति से एक बार पढ़ना और समझना। पता चला बुलेट छोड़ने के चक्कर में और बुलेट पर बैठने के चक्कर में और मैराथन के चक्कर में आपको लिखना था यार, लिख दिया बी, लिखना था सी, लिख दिया डी। तो फिर किसी टीचर को दोष देने से अच्छा है कि खुद को दोष दें कि हम मैराथन में गए क्यों। ठीक है, तो जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक बाकी चीज़ें होंगी ही नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए। अपने ऊपर भी गलती लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बाकी चीज़ों के ऊपर और दूसरों के ऊपर दोष लगाने से अच्छा है कि खुद के ऊपर भी दोष लगाया जाए। ठीक है, तो आप खुद जाते हैं, हमारे अंदर खुद ही होता है। अभी नया नया स्कैम आ रहा है, अभी सुनने में आया स्कैम है और दिस है दैट है, तो फिलहाल उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। अभी जो कोचिंग कोर्सेज, बिजनेस कोर्सेज चल रहे हैं ना, उसके ऊपर स्कैम स्कैम का चल रहा है, टैग लग रहा है। भाई, तो किसी ने इनविटेशन तो देके बुलाया नहीं उनको कि चलो भैया आ जाओ, फ़ोन करके तो बुलाया नहीं। तो आप खुद से आते हो तो खुद की अपनी समझदारी लगाओ, खुद की अपनी अक्लमंदी लगाओ। ये तो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का ज़माना है। मार्केटिंग में आप जाओगे, आप उसके बाद समझ में आएगा मार्केटिंग के बाद। तो मार्केटिंग में अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही हैं तो आप खुद ही बेवकूफ़ बन रहे हो। तो बाद में कहना कि अरे मेरे पैसे डूब गए, मेरा दिस हो गया, मेरा दैट, ये मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, तो मैं तो खुद की कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। दूसरे के माथे पर टैग लगाने से और दूसरे के माथे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही थोपने से अच्छा है खुद की गलती मान लीजिए। ठीक है, और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। ओके, सेक्शन 311 सीआरपीसी के ध्यान में रखें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि आपको गलत लगता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। चलिए, मैं सबसे पहले बड़े आराम से, बड़े कूल होकर के मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताऊं कि 311 सीआरपीसी में है क्या। जिन लोगों को पता है बड़ी अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं सामने स्क्रीन पर ला देता हूँ 311 सीआरपीसी। देखिए, 311 सीआरपीसी है क्या। 311 सीआरपीसी में क्या कहते हैं कि पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। देखिए, ध्यान से समझ लेना। अब ये कभी भी इसके ऊपर आप टिक के मत रहना, इसके अंदर का कंटेंट जरूर पढ़िए। मैं एक एक चीज़ों को पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, जो समय लगेगा लगेगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ही बताऊँगा, कुछ चीज़ें ऐप के ऊपर ही बताऊँगा जो ऐप है वहाँ पर। नाउ सी, एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी। ध्यान से पढ़ना, एक एक छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, एनी कोर्ट। ओके, में एट, पहले मैं ऑप्शन छोड़ करके मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ, सेक्शन से फिर ऑप्शन पे जाएंगे, अपने आप आंसर बन जाएगा। एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, किस चीज़ के, एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी। ओके, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग बोला है। ठीक है, अंडर दिस कोड, कॉमा, समन एनी पर्सन, ध्यान दीजिएगा, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, एज अ विटनेस और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस। ओके, दो नॉट समन्ड एज अ विटनेस, और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन। ठीक है, एंड द कोर्ट शैल समन
and examine all or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case। तो पॉइंट पर बात कर लें थोड़ा। एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट होगा किसी भी स्टेज पर, किसके स्टेज पर, इंक्वायरी, ट्रायल या किसी दूसरे प्रोसीडिंग, सीआरपीसी के अंदर होने वाले किसी भी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर, या चाहे वो इंक्वायरी का स्टेज हो, चाहे वो ट्रायल का स्टेज हो, चाहे वो सीआरपीसी के अंदर होने वाली कोई भी प्रक्रिया हो, प्रोसीडिंग हो, उसमें सम्मन भेजा जा सकता है किसी भी पर्सन को एज ए विटनेस, यानी गवाह के तौर पर किसी भी पर्सन को समन भेजा जा सकता है एज पर अंडर सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी। समन भेजा जा सकता है या किसी पर्सन का एग्जामिनेशन किया जा सकता है, जो पर्सन कोर्ट में उपस्थित हो रहा है, इन अटेंडेंस आ रहा है जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो जो पर्सन इन, यहाँ पर लिखा हुआ है एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट समन्ड एज ए विटनेस, तो जो पर्सन आ रहा जा रहा है नॉट समन्ड एज ए विटनेस, उसको विटनेस के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा। जो नहीं बुलाया गया उसको विटनेस के तौर पर बुलाएंगे, लेकिन जो कोर्ट में आ रहा है उसको विटनेस के तौर पर बुलाने की जरूरत नहीं है, बट उसका एग्जामिनेशन हो सकता है एज ए विटनेस। क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये मैराथन में नहीं चलेगा, ये स्लो मोड में चलेगा, समझना होगा यहाँ पर आपको। एज ए विटनेस और रिकॉल किया जा सकता है या री एग्जामिन किया जा सकता है। रिकॉल और री एग्जामिन यानी एंड लिखा है, एनी पर्सन, तो कोई गवाह था, कोई पर्सन था जो कि गवाह था और उस केस का जो गवाह है उसको दोबारा बुलाया जा सकता है। तो किसी गवाह को दोबारा बुलाना, उस गवाह को दोबारा बुला करके उसको दोबारा री एग्जामिन करना, दोबारा एग्जामिन करना, ये भी 311 के अंदर पावर है। और यहाँ कोर्ट लिख दिया है, तो यहाँ कोई भी कोर्ट हो सकता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो सकता है, सेशंस का कोर्ट हो सकता है, कोई भी कोर्ट हो सकता है। एंड द कोर्ट शैल, यहाँ पर देखिए शैल कर दिया है, मतलब करेगा तो करेगा। सो कोर्ट शैल समन एंड एग्जामिन, या कोर्ट करेगा तो करेगा समन और एग्जामिन करेगा, या रिकॉल और री एग्जामिन करेगा ऐसे पर्सन को यदि हिज एविडेंस अपीयर्स टू इट टू बी एसेंशियल, यानी वैसे पर्सन को कोर्ट दोबारा बुलाने की पावर रखता है, उसको बुला सकेगा, बुलाएगा, जिसका जिसका एग्जामिनेशन रिकॉल, जिसको री एग्जामिन करना जरूरी है, इसलिए टू द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो केस के न्याय हित में, जस्ट डिसीजन में जिसकर किसी पर्सन को दोबारा बुलाना जरूरी है तो कोर्ट उसको बुलाएगा। तो मोटे तौर पर क्या है, कोर्ट के पास पावर है किसी भी व्यक्ति को विटनेस के तौर पर बुलाने के लिए, या कोई पर्सन इन अटेंडेंस आ रहा है जा रहा है तो उस पर्सन को एग्जामिन करने का पावर है, या किसी तीसरे पर्सन जो कि विटनेस ऑलरेडी बना हुआ था उसको दोबारा बुला करके दोबारा एग्जामिन कर सकता है। ये तीन पावर यहाँ पर मोटे तौर पे आपको मिलता है, और ये तीनों पावर आपको 311 में मोटे तौर पे समझना है। अब आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या है, एनी कोर्ट कैन समन एनी पर्सन एज ए विटनेस इफ हिज एविडेंस इज एसेंशियल टू द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। तो ये अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये पूरी लाइन जो है ना लास्ट में यहाँ पर लिखी हुई थी, जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। तो भाई ये लाइन तो बिल्कुल सही लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है अगर इसको पढ़ लिया जाए तो। ओके, फिलहाल आते हैं दूसरे वाले पर। द पावर अंडर सेक्शन 311 सीआरपीसी कैन ओनली बी यूज्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर ये लाइन थोड़ी गलत लग रही है, थोड़ी क्या पूरी गलत लग रही है, कि जो 311 सीआरपीसी का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ देखिए लिखा है ओनली, ओनली बीन यूज्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो ये थोड़ा अपने आप में संदिग्ध मामला है। फिर भी हमें दो ऑप्शंस बचे हैं, उसको भी पढ़ना है। Any witness can be recalled and re-examined even if he has already been examined। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर लास्ट थर्ड लाइन में यहाँ पर मेंशन किया है कि रिकॉल और री एग्जामिन किया जा सकता है जस्ट डिसीजन के पॉइंट पर। नंबर डी, एनी पर्सन हु हैज नॉट बिन समन्ड, कोई व्यक्ति जिसको सम्मन नहीं किया गया था एज ए विटनेस बट इज इन अटेंडेंस, अटेंडेंस यानी आ रहा जा रहा है, कुड बी एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी। तो भाई अगर आपने पूरी बात पढ़ ली, पूरे सारे ऑप्शंस पढ़ लिए, तो ए ऑप्शन सही है,
बी ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 311 311 ऑफ द सीआरपीसी। तो इसमें से जो रॉन्ग ऑप्शन आपको दिख रहा है वो कौन सा है? वो रॉन्ग ऑप्शन अगर दिख रहा है तो वो है बी। तो मेरे हिसाब से जो आंसर बनेगा, आपको भी पढ़ना चाहिए, तो ये जो ऑप्शन बनेगा ये डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, सो डी, सॉरी डी लिख रहा हूँ, बी आंसर बनेगा। ओके, तो आंसर क्या होगा? बी, ये होगा सही आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये सब 311 जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, जिस कंटेक्स्ट में जिस सेक्शन से निकाल के पूछे, सबका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, सीआरपीसी का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस ऐप के ऊपर है। आप सबको, जो लोग एडीजे के लोग हैं इतने समझदार तो हैं, एडीजे वाले ज़्यादा समझदार होते हैं, इस बात को तो मानना पड़ेगा। ऐसे ही इनको फांसी लगाने का पावर नहीं है, यानी कि फांसी का आदेश देने का पावर नहीं दिया हुआ है। सो दे आर मोर इंटेलिजेंट इस पॉइंट पर सिविल जज के मुकाबले, ये बात कड़वी सच्चाई है। खैर, आते हैं मुद्दे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी। देखिए, यहाँ पर कहता है द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड। यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करने का पर्पस 313 सीआरपीसी में क्या है, किस पर्पस से, क्या क्या उद्देश्य होता है एग्जामिनेशन का। 313 सीआरपीसी का एग्जामिनेशन करने का पर्पस क्या है? तो इसके लिए पहले हम लोग देखेंगे 313 सीआरपीसी में है क्या। देखिए ध्यान से, छोटा सा सेक्शन है, ध्यान से देख लेना है। पावर टू एग्जामिन द अक्यूज, यहाँ पर कोर्ट को कह रहा है कि पावर होगा। लेट्स सी, in every inquiry or in every trial for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him। फर्स्ट लाइन में, ओपनिंग लाइन में ही आपके पास आंसर है। क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज्ड, फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को इनेबल करने के पर्पस से। अक्यूज्ड को किस लिए इनेबल किया जाएगा? अक्यूज पर्सनली, किस लिए? टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेज अपियरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम, यानी जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस ला करके कोर्ट में दिया है, उन सारे एविडेंस को, कि भैया तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य ला करके दिया है, जो अपियरेंस हुआ है साक्ष्य का, उसके बारे में बताओ कि तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य कैसे आया, उसके बारे में कुछ कहना है तो कहो। टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेज अपियरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर अब चलते हैं ऑप्शन के पास। तो अगर ध्यान ऐसे भी देखेंगे ना, थोड़ा कम मेहनत भी करें, तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन लग रहा है कि सही है। सो टू इनेबल हिम टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांस अपियरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम, तो यहाँ पर यही लग रहा है कि सही आंसर है। टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन हिम, ऐसा तो कुछ नहीं है। टू रिमूव फियर, ये भी नहीं है। टू कलेक्ट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स अगेंस्ट हिम, ये भी नहीं होगा। एकदम आंख बंद करके भी अगर आप मारेंगे, अगर देंगे, कलर करेंगे, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके फर्स्ट ओपनिंग लाइन में ही आंसर मिल चुका है 313 के। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है? ए। कुछ मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस एक बार जरूर पढ़िए, डिटेल से चीज़ों को समझिए, क्योंकि एप्लीकेशन करना है, एग्ज़ाम पास करना एक आर्ट है, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन किसी भी, चाहे सिविल जज के आप एग्ज़ाम पास करते हैं, एक आर्ट है, ये नंबर गेम है। आप उस कट ऑफ लिस्ट में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो आप आउट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ पर हमें ट्रू देखना है। सी, पहला ऑप्शन, इवन व्हेन ए पर्सन is not named in the charge sheet as an accused person, he could be proceeded against under section 319 CRPC। अब देख लिए, अगर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलना है, तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 319 सब में कॉमन है। तो अगर हम ऐसा करें कि सेक्शन 319 सीआरपीसी को पहले एक बार देख लें, तो हमें चारों ऑप्शंस का पता चल जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि पहले बेयर एक्ट को पढ़ना सीख लीजिए, उसको एनालिसिस करना सीख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डीजे हो, एडीजे हो, कुछ भी हो। नाउ
319 क्या है? पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। यहाँ पर मैटर बड़ा टफ है, ये बहुत हार्ड मैटर है। और एक चीज और बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 319। एडीजे में इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो होता है, या डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम में जो भी आप कहते हो दोनों सेम ही है, उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है 319 होता है। और 319 का पावर भी बहुत डेंजरस पावर है एक तरीके से। यहाँ पर क्या कहा गया है, आप समझिए सब सेक्शन 1 से ही। इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू, किसी भी मामले की आप इंक्वायरी कर रहे हो या ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान, दो ही टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इंक्वायरी और ट्रायल। एन ऑफेंस इट अपीयर्स, क्लियर है, इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ, तो इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान, तो ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है या ऑफेंस की इंक्वायरी चल रही है उसमें। इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस, एविडेंस से ये बात सामने से पता चलती है दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को छोड़कर, हैज कमिटेड एनी ऑफेंस फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राइड टुगेदर विथ द अक्यूज्ड। यानी अक्यूज्ड को छोड़ दीजिए, अक्यूज को छोड़ दे तो दूसरा तीसरा कोई और बंदा है, उसने भी अपराध किया है। ओके, किसके साथ? अक्यूज्ड के साथ। यहाँ पर क्लियर है, द अक्यू नॉट बीइंग द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एनी ऑफेंस फॉर सच पर्सन फॉर विच, सॉरी, फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राइड, तो उसने अपराध किया है लेकिन उसका ट्रायल नहीं चल रहा अक्यूज्ड के जैसा। मतलब आप सोच लीजिए कि जो बंदा अभी तक कोर्ट के नजर में नहीं आया है, जिस पर कोर्ट की नजर नहीं पड़ी है, अब उस पर कोर्ट की टेढ़ी दृष्टि पड़ रही है। अब पता चल रहा है कि हाँ उसने भी अपराध किया था अक्यूज्ड के साथ मिल करके, लेकिन उसका ट्रायल नहीं चल रहा है, उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वैसे पर्सन के खिलाफ कोर्ट प्रोसीड कर सकती है। यहाँ पर क्लियर है, द कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव कमिटेड। नाउ नंबर 2, सब सेक्शन 2, वेयर सच पर्सन इज, अब जिस पर्सन के खिलाफ लगा तो कोर्ट प्रोसीड कर सकती है। अब ये देखिए कि कोई ऐसा पर्सन जो अक्यूज्ड केस में नहीं है उसको भी कोर्ट में घसीटना है, उसको भी कोर्ट में लाना है। तो उसी पर कह रहा है सब सेक्शन 2 बहुत क्लियर कहता है कि वो पर्सन अगर कोर्ट अटेंड नहीं करता है तो उसको पकड़ करके अरेस्ट करके लाओ या सम्मन से बुला करके लाओ। तो कोर्ट क्या है, तो उसको अरेस्ट कर सकते, करने के लिए वारंट भेज सकती है या उसको सम्मन से भी भेज सकती है, एज दी सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस में रिक्वायर फॉर द पर्पस अफोरसेड। नंबर 3, एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर अरेस्ट और अपॉन ए समन्स। देखिए, एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट, अगर वो थर्ड पर्सन यानी कि अक्यूज्ड वाला नहीं है, वो पर्सन अगर कोर्ट अटेंड कर रहा है, नहीं अटेंड कर रहा है तो अरेस्ट करो, समन्स भेज के, समन्स भेजो, वारंट भेजो, अरेस्ट करो। लेकिन अगर वो पर्सन कोर्ट अटेंड कर रहा है तो यहाँ पर लिखा है ऑल दो नॉट अंडर अरेस्ट, अरेस्ट नहीं किया गया है या उसको समन्स नहीं भेजा गया है, अगर वो कोर्ट अटेंड कर रहा है तो कोर्ट उसको तुरंत क्या कर सकता है, चाहे तो कोर्ट उसको डिटेन करने का आदेश दे सकता है। यहाँ पर लिखा है ना, मे बी डिटेन्ड बाई सच कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव कमिटेड। जो एविडेंस से लगता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, उस अपराध को उसका ट्रायल या इंक्वायरी करने के लिए कोर्ट उसको डिटेन कर सकता है। आपको करने का पावर नहीं है, मतलब आप करेंगे ही करेंगे ऐसा कोई कंपल्सन मैंडेटरी नहीं है, बट आप कर सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट, वेयर यानी सब सेक्शन 4, वेयर द कोर्ट प्रोसीड्स अगेंस्ट एनी पर्सन, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में कोर्ट प्रोसीड करती है जो कि अक्यूज्ड नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा, तो कोर्ट के लिए कहा है द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमेंस्ड अफ्रेश, तो उसकी जो प्रोसीडिंग होगी बिल्कुल फ्रेश होगी और विटनेस को फिर से दोबारा सुना जाएगा, रीहर्ड। नंबर बी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए, दिस क्लॉज ए,
द केस में प्रोसीड एज इफ, मानो कि सच पर्सन हैड बीन एन अक्यूज। तो ऐसे कह रहे हैं कि भैया वो पर्सन अगर आ गया हाथ में, तो भैया उस पर्सन के खिलाफ मामला ऐसे प्रोसीड करेगा मानो कि वह अक्यूज था। such person had been an accused person when the court took cognizance। किस समय से? जिस समय कोर्ट ने उसके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया था, उसी समय से माना जाएगा कि भाई वो अक्यूज्ड था, अक्यूज के साथ उसका ट्रायल चल रहा था, भले कि लेट से शुरू हुआ है मामला उसका, फिर भी ये माना जाएगा। तो ये 4 सब सेक्शंस हैं इसके अंदर 319 के। अब आओ आप आराम से इसको देखो, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बड़े आराम से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ओके, तो शॉर्टकट पर मत जाओ, मैराथन का हिस्सा मत बनो, मैं बार बार कहता हूँ, खास के एडीसी वाले और सिविल जज वाले। एपीओ वाले जा सकते हो थोड़ा बहुत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Even when a person is not named in the charge sheet as an accused person, he could be proceeded against under section 319 of CRPC। ये बात तो लग रहा है कि सही है, इसमें कोई डाउट नहीं लगता है। ओके, चलिए नंबर बी, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 319 CRPC कैन ओनली, यहाँ लिख दिया ध्यान देना, बी मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेंट और एनी वन ऑफ द विटनेसेस। तो अभी हमने जस्ट 319 को पूरा पढ़ा है, तो उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इंफॉर्मेंट के रिक्वेस्ट करने पर 319 में ऐसा प्रोविजन है, या विटनेस की रिक्वेस्ट करने पर किसी बाहरी पर्सन को, किसी दूसरे तीसरे पर्सन को अक्यूज्ड बनाया जाएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत लगता है। ठीक है, तीसरा, द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन summoned under section 319 CRPC need not be started afresh। नंबर सी, क्या कहा कि जो प्रोसीडिंग किसी भी पर्सन के अगेंस्ट किया जाएगा, द प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन समन्ड अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी निड नॉट बी स्टार्टेड अफ्रेश। नहीं, ये ठीक उल्टा कह रहा है। यहाँ पर क्या बताया गया? अफ्रेश शुरू किया जाएगा। यहाँ पर क्या कहा? सेल बी कमेंस्ड अफ्रेश, एकदम शुरू से शुरू किया जाएगा। नाउ डी, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। बात ही नहीं हो सकती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है ही नहीं। तो ये ऑप्शन डी भी गलत है, सी भी गलत है। जो सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग लगता है वो है ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए ध्यान से, which one of the following offenses is compoundable even without the permission of the court। क्या बोल रहा है? which one of the offenses is compoundable even without the permission of the court। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एक टर्म आ रहा है कंपाउंडेबल। तो कंपाउंडेबल की अगर बात करेंगे तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी, 320 सीआरपीसी, क्योंकि वहीं पर कंपाउंडिंग का मतलब निकलता है। तो ऑफेंस अगर आपने पढ़ा है, ढंग से याद किया होगा या समझा होगा, तो बिल्कुल आपको पता होगा ऑफेंस किस किस टाइप के दिए गए हैं, किस किस तरह की बात ऑफेंस के बारे में टाइप्स डिस्कस किया गया सीआरपीसी में। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसी के साथ लगे होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यही होता है बेलेबल ऑफेंस, और यही होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके, यहीं पर नॉन बेलेबल ऑफेंस भी होता है। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, और एक होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। हालांकि इसका डेफिनेशन में कुछ ऐसा है नहीं, सेक्शन 2 के अंदर कहीं भी इसका डेफिनेशन एज सच नहीं दिया गया है। ओके, नाउ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले समझिए कि मैं आपको बहुत आराम से बताता हूँ। सेक्शन है 320, और 320 में से आपको दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 के अंदर क्या किया गया है कि कंपाउंडिंग करने का पावर उस पर्सन को दिया गया है जिसके साथ अपराध हुआ है। यहाँ पर क्लियर कर दिया है, एक लिस्ट दे दी है कि विदाउट परमिशन, यहाँ पर 1 में कोर्ट से परमिशन लेने की बात नहीं, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट हो सकता है कंपाउंडिंग, हो सकता है विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपाउंडिंग हो सकता है। 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर विथ परमिशन है, यानी कि कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विदाउट दी परमिशन। तो विदाउट परमिशन का मतलब सबसेक्शन 1 में ही देखना है।
ऑफेंस क्या लिखा हुआ है, चार ऑफेंस देख लेते हैं। वॉलेंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब देखिए इसमें से कौन सा मामला बन सकता है, बड़े आराम से यहीं पर आ रहा है। वॉलेंटियरली कॉजिंग हर्ट, वॉलेंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, 335 यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है जो कि अपने को दिख रहा है। सो यहाँ पर कह रहा है कंपाउंडेबल इवन विदाउट, तो इवन विदाउट में यही लग रहा है। तो नॉर्मली एज यूजुअल आप दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर कि चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है, तो अगर मैं इतना पर भी मान दूं अगर आंसर लगाऊं तो ए हमारा सही आंसर होगा। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए गलत ना हो इसके लिए हमें बी सी डी को एक झटके से तेजी से देखना चाहिए। सो बी सी डी, इसमें क्या है, मिसकैरेज का मामला है, दूसरे में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक चाइल्ड है, चीटिंग है। तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है सबसेक्शन 2 में, आप यहीं पर ढूंढ लेंगे इसी में सबसेक्शन 1 में क्या ये दोनों मिल रहा है, यानी मिसकैरेज का मामला और ट्रैफिक चाइल्ड और चीटिंग कहीं भी मिल रहा है। देखिए आपको नहीं मिलेगा, आप ध्यान से पढ़ लेना, आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। यहाँ पर देखिए एक और चीज मिल रहा है, चिटिंग, ध्यान से देखिए चिटिंग, एक चिटिंग भी मिल रहा है। तो देखिए एक चिटिंग भी मिल गया है, एक चिटिंग मिला हुआ है। इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड चाइल्ड, तो चलिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड चाइल्ड भी देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट जल्दी से। हर चीज को आराम से देखना है, आंसर सबको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार पूरा डिटेल चेक करना ही चाहिए। लास्ट ऑप्शन था हमारे पास, ये नहीं है तो मिसकैरेज। तो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, मिसकैरेज पर भी चलते हैं। ट्रैफिक्ड चाइल्ड के अलावा मिसकैरेज, मिसकैरेज, मिसकैरेज यहाँ पर नहीं है, वन खत्म हो गया। मिसकैरेज का मामला देखिए सबसेक्शन 2 में है, और यहाँ सबसेक्शन 2 क्या कहता है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन्ड इन द टेबल, यहाँ पर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट टू कॉलम, ऑफेंस इज पेंडिंग बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन्ड इन सो एंड सो। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस लग रहे हैं, ठीक है, मैं दोनों ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी है क्लियर, first two column the next following may be compounded by the persons mentioned in the third column so and so। so now अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दो ऑप्शंस दे रहे हैं तो दोनों ऑप्शंस हमारे लिए हो जाएंगे, यानी ए और डी। अब ये मिस्टेक भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास अभी क्या आंसर शीट नहीं है तो हम इन दोनों को ले लेंगे, ए और डी को। ओके, बाकी को छोड़ सकते हैं। सो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। चलिए थोड़ा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, स्ट्राइक आउट करना है। पहला ऑप्शन है नो सम, देखिए इसमें कहीं सेक्शन में मिल रहा है तो ये सिर्फ डी में है और कहीं नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नो समन्स कैन बी इशूड इन ए वारंट केस, ये इनकरेक्ट है क्या देखना है हमें। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं पूरा। इन ए समन्स केस द मैजिस्ट्रेट हु हैज टेकन कॉग्निजेंस कैन इशू समन्स फॉर अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। सो इन समन्स केस, समन केस के मामले में मजिस्ट्रेट जिसने कॉग्निजेंस लिया है कैन इशू समन्स, समन्स जारी करेगा फॉर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, ये कह रहा है। नंबर सी, in a complaint case, a warrant or summons has necessarily to be accompanied by a copy of the complaint। So complaint case के मामले में जो हमारी कंप्लेंट की कॉपी होती है उसी के साथ वारंट या समन क्या होगा, जरूरी से अटैच करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, अ कंप्लेंट कैन बी डिसमिस्ड बाय ए मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 204 सब सेक्शन 4 CRPC। कहते हैं कि कंप्लेंट कैन बी डिसमिस्ड, तो कंप्लेंट तो डिसमिस किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर सेक्शन 204 यानी 204 सब सेक्शन 4 CRPC। तो अब इसमें से हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, बट अगर हम एक की बात करें तो यहाँ पर यह है कि नो समन कैन बी इशूड इन ए वारंट केस, ऐसा कुछ नहीं है, यानी वारंट केस के मामले में समन्स भी भेजे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वारंट केस है, देखिए याद रखिए दो चीज़ों पर घूम रहा है ये क्वेश्चन, एक होता है समन्स केस और दूसरा है वारंट केस, इस पे घूम रहा है। तो आपको पता है कि प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से
केस के दो कैटेगरी बनाए गए हैं, समन्स केस और वारंट केस। तो अगर जो जहां पर 2 साल से नीचे तक की सजा का प्रावधान है जिन अपराधों में, वहां पर जनरली अमूमन कोर्ट्स क्या करते हैं, समन्स जारी करते हैं, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, समन्स जारी करेंगे। लेकिन अगर जहां पर 2 साल से ऊपर की बात हो जाती है तो वो वारंट केस की कैटेगरी में फॉल करता है। तो वहां पर जनरली समन्स ही पहले भेजा जाता है। अगर पार्टी, यानी कि हमारे ये करने का मतलब है कि जो अक्यूज है अगर अपीयर कर जाए, अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसी जरूरत नहीं है, अगर हो सकता है कि सामने से अक्यूज नहीं आ सकता है, तो समन की जगह पर वारंट भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इनकरेक्ट है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, ए इज ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ए का ट्रायल चला और उसको कन्विक्ट कर दिया गया है फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। द पर्सन इंजर्ड डाइज आफ्टरवर्ड्स। अब यहाँ पर पहले उसके ग्रीवियस ए का ट्रायल चल रहा था। ए कौन है, अक्यूज्ड है। अब जिस किसी पर्सन को, मान लीजिए किसी एक्स नाम के पर्सन को उसने मारा, तो उससे क्या हुआ, ग्रीवियस हर्ट एक्स को हुआ। तो एक्स का ट्रायल चला किसके लिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए, और उसमें कन्विक्ट भी कर दिया गया। नाउ द पर्सन इंजर्ड डाइज आफ्टरवर्ड्स। अब कहते हैं कि पर्सन जो इंजर्ड था उसके बाद में मृत्यु हो गई। नाउ तो चार ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास। ए मे बी ट्राइड फॉर कल्पेबल होमिसाइड। क्या ए का ट्रायल चल सकता है अगेन फॉर द कल्पेबल होमिसाइड? नंबर बी, ए कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेकेंड टाइम। ऑप्शन है बी, उसका सेकेंड टाइम ट्रायल नहीं चल सकता है। थर्ड, A can only be tried for culpable homicide not amounting to murder, and D, none of the above। तो इसको अगर हम थोड़ा कनेक्ट कर लें तो ये कनेक्ट हो जाएगा सेक्शन 300 सीआरपीसी से ही। अगर सीआरपीसी में ही कनेक्ट करें तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इसको आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो जो ऑफेंस की बात कर रहा है, एक है ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि पर्सन मर गया, तो मरने के बाद कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड का मामला बनता है। अब कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर था, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर था, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट अगर हम यहाँ पर सिर्फ इसके पॉइंट को देखें, कंसीडर करें, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो मेन ऑप्शंस दे रहा है, बस इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आता है, जहाँ पर कहा गया कि ए का ट्रायल चल सकता है कल्पेबल होमिसाइड के। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि ओके। अब ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 75। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर अ टर्म exceeding 1 year but not exceeding 3 years आफ्टर। सो नाउ अब यहाँ पर है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता वैसे मामलों में, तो जहाँ पर 1 साल से अधिक है और 3 साल से कम है, यानी 1 साल से 3 साल के बीच का मामला है, तो क्या टाइम पीरियड होगा? तो अगर आपको ध्यान में होगा, ये जो मैटर आता है कॉग्निजेंस वाला, ये आता है 468 सीआरपीसी से निकल के आता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले 468 सीआरपीसी निकाल लेना है ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। देखिए मैं आप लोगों के लिए 468 सीआरपीसी निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन किया है कॉग्निजेंस के मामले में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब सेक्शन 2 है, और सब सेक्शन 2 में देखिए सी, क्लॉज नंबर सी। यहाँ पर है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी। लिमिटेशन पीरियड का क्या होगा, शैल बी 3 years, 3 साल होगा। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 year, 1 साल से अधिक के लिए होगा, बट नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, वहाँ पर ये मामला आएगा। तो कितने साल के लिए, 3 years तक का लिमिटेशन है। तो यहाँ पर हमारे लिए आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 3 years। ओके, कुछ नहीं करना है। कनेक्ट कहाँ से करना है, सेक्शन 468 सीआरपीसी, इसमें सब सेक्शन 2 था, क्लॉज नंबर सी था। आते हैं नेक्स्ट 76। An offense of kidnapping can be tried by a court having jurisdiction
ओवर द प्लेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कैन बी ट्राइड बाय ए कोर्ट हैविंग jurisdiction ओवर द प्लेस। तो यहाँ ऑफेंस कौन सा है? किडनैपिंग का ऑफेंस है, और उसके ट्रायल की बात कर रहे हैं। ये ऑफेंस किडनैपिंग का है, तो किडनैपिंग का ऑफेंस का ट्रायल चल सकता है बाय ए कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, जिसका jurisdiction कहाँ पर था? सो वेयर द किडनैपिंग हैज टेकन प्लेस, जहाँ पर किडनैपिंग किया गया। याद कीजिए, अगर आपने ऐसे भी नॉर्मली भी पढ़ा होगा, तो किडनैपिंग एक ऐसा ऑफेंस है जो कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, वो चलता रहता है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ से किडनैप किया गया है वहाँ पर ट्रायल चलेगा। ऑब्वियस है, जनरल तो यही होता है। दूसरा ऑप्शन है वेयर द किडनैप्ड पर्सन इज रिकवर्ड, जहां से इसको रिकवर किया गया वहां से चल सकता है। नंबर ये भी सही है ऑप्शन नंबर सी, वेयर द विक्टिम वाज कन्वेड, कंसील्ड एंड और डिटेन्ड। तो जहां पर विक्टिम को ले जाया गया, छिपाया गया या डिटेन किया गया, वहां चल सकता है। तो ऑफ कोर्स वहां भी चल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही है। बट इसको हम लोग क्या करेंगे, सीआरपीसी में जाकर के देखेंगे, तो जुरिस्डिक्शन का एक अलग पूरा पार्ट बना हुआ है, तो वहां से हम इसको देख सकते हैं, और वो मिलेगा आपको 181 सीआरपीसी में मिलेगा। तो लेट्स सी 181 सीआरपीसी, ये रहा 181 सीआरपीसी। और 181 सीआरपीसी में आप देखोगे सब सेक्शन 2 बहुत क्रिस्टल क्लियर यहाँ है। एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, सीधा मुद्दा आ गया। एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और एबडक्शन ऑफ ए पर्सन में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाई, कहाँ? तो पहला, कोर्ट विद इन हुज लोकल jurisdiction द पर्सन वाज किडनैप्ड और एबडक्टेड और वाज कन्वेड और कंसील्ड और डिटेन्ड। तो जहाँ किडनैप किया गया, जहाँ एबडक्शन हुआ, जहाँ कन्वे किया गया, जहाँ कंसील किया गया, जहाँ डिटेन किया गया, इन सभी जगहों पर क्या होता है कि कोर्ट को jurisdiction मिलता है वो करने के लिए, क्या करने के लिए? ट्रायल चलाने के लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं। तो जहाँ पर जिसके किडनैपिंग हुआ, जहाँ रिकवर हुआ, कन्वेड, कंसील्ड और डिटेन, तो सारा ऑप्शंस में डी। नाउ अब आते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 77, ये 2020 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। द हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। ठीक है, हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है केसेस का और अपील्स का। कब? ऑप्शन नंबर ए, इफ फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल कैन नॉट बी हेल्ड इन ए पर्टिकुलर कोर्ट। बात तो सही है, नॉर्मल भी आप सोचो, बिना सेक्शन का प्रोविजन अप्लाई किए हुए, तो भी आपको लगता ही है कि हाई कोर्ट कब किसी केस का ट्रायल, अपील और केस को ट्रांसफर करेगी? जब कहीं पर किसी पर्टिकुलर कोर्ट में ट्रायल फेयर या इम्पार्शियल नहीं चल रहा होगा तब। नंबर बी, when some question of law of public importance is likely to arise। ओके, यहाँ पर तो खुद भी हो सकता है मामला। नंबर सी, द ट्रांसफर वुड बी फॉर द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। नो, इसको करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है। इसमें बी हमने देख लिया, सी भी देख लिया, ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर ध्यान से देखिए, तो ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, ये सेक्शन 407 से जुड़ता हुआ है। यानी यहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर है ट्रांसफर करने का। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ 407 सीआरपीसी से ही सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर क्लियर करेगा, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेज एंड अपील्स। तो यहाँ क्लियर है दैट अ फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबॉर्डिनेट देयर टू। तब क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। That some question of law usual difficulty is likely to arise, तब भी ट्रांसफर हो जाएगा। That an order under this section is required by any provision of this code or will tend to the general convenience of the parties or witness or is expedient for ends of justice, तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस ओके हैं, तो डी नंबर ऑप्शंस सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो अभी मैं जो ईयर है, यानी कि जो नेक्स्ट 2019 का जो क्वेश्चन है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे ऐप के ऊपर। तो आप लोग ऐप का लिंक आपके पास है, ऐप में आ जाओ और ऐप में आकर के हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं वहाँ पर अभी जस्ट।